वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 23। अब तक की कहानी के हिसाब से सबने कोल को ज़्यादा पसंद किया है। कोल ने सबसे ज़्यादा मुश्किलें देखी इस कहानी में, पर हम आप सबसे ये जानना चाहते हैं कि कोल के चरित्र की कौन सी वो बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। वो क्वालिटीज़ एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हेलन को भी लोगों ने कोल के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया है, पर सरप्राइजिंगली एलिसन और नोआ, जो कि इस कहानी के मुख्य किरदारों में सबसे ऊपर हैं, किसी ने उन्हें पसंद नहीं किया। नोआ ने हेलन को छोड़ा एलिसन के लिए, ये सोचकर कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी बिताएगा। एलिसन के साथ रहकर वो सक्सेसफुल राइटर बना, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बनी, पर फिर भी किसी का दिल दुखाकर अपनी खुशियों का महल सजाना उसे भारी पड़ा। उसे एलिसन के साथ प्यार तो मिला, पर बिखरा हुआ। एलिसन के पास से जुड़ी बातें, कोल से उसका रिश्ता, स्कॉटी से उसकी नज़दीकियाँ, इन सब ने नोआ को कभी कंप्लीटनेस का एहसास नहीं होने दिया। यहाँ तक कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी। पिछला सीज़न ख़त्म हुआ तब ये सस्पेंस था कि सज़ा किसे मिलेगी। इस कहानी को आज आगे बढ़ाया जाएगा। कहानी में आज के पहले हिस्से में नोआ की कहानी बयां होगी। नोआ आज चर्च में बैठा हुआ है। यहाँ और भी लोग हैं, उसकी बहन भी है। इतने में हेलेन अपने बच्चों को लिए यहाँ पहुँची है। दरअसल नोआ के पिता ने इस दुनिया को छोड़ दिया है। इसी क्रम में सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मार्टिन जब आया तब उसने नोआ को अवॉइड किया। वो अपने पिता से बात नहीं करता। उसके मन में अभी भी नोआ को लेकर द्वेष है। नोआ की नज़र बाहर गई। बाहर पार्क में कोई टहल रहा है। ये शख्स कौन है? अक्सर नोआ को ये दिख जाता है। इससे भला नोआ का क्या संबंध है, ये हमें आगे पता चलेगा। इतने में ही नोआ को बुलाया गया कि वो अपने पिता के बारे में अपने जज्बात शेयर करे। नोआ ने कहा, मेरी अपने पिता से नहीं बनती थी, पर फिर भी उन्हें प्यार तो मैं करता ही था। बचपन में वो मुझे झील पर मछली पकड़ने ले जाते थे। मैं तो नहीं, पर मेरी बहन उनके बड़े नज़दीक थी। मेरी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनका जीवन बड़ा मुश्किल था उस समय। इन शब्दों के साथ नोआ ने अपनी बात समाप्त की। बाद में जब सभी बाहर निकल गए तब नोआ ने फिर से उस शख्स को देखा। ये शख्स भला है कौन जो हर जगह नोआ का पीछा कर रहा है? इतने में हेलेन स्टेसी और ट्रेवर को लिए आई। सबसे नोआ की मुलाकात के बाद हेलेन उसे अकेले में ले गई। उसने कहा, तुम अभी भी अपनी बहन के घर में रह रहे हो? अपने लिए कोई जगह क्यों नहीं ले लेते? वहाँ बच्चे भी तुमसे मिलने आ जाया करेंगे। नोआ ने कहा, अब मैं जेल से छूट कर आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे अब मुझे अपना पिता भी मानते हैं। हेलेन ने कहा, कैसी बात करते हो? वो तुम्हारे बच्चे हैं। तुमसे नाराज़ ज़रूर हैं, पर वो तुमसे प्यार करते हैं। और स्टेसी तुमसे डरती है क्योंकि तुमने दाढ़ी बढ़ा ली है। डरावने से दिखते हो। ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? नोआ ने कहा, हेलेन अभी 2 ही महीने हुए हैं, तो मुझे थोड़ा समय दो। हेलेन ने उससे पूछा, और हमारे बारे में क्या? नोआ ने कहा, हमारे बारे में मतलब? हेलेन के इस सवाल का मतलब नोआ नहीं समझ पाया है। वो मार्टिन से भी मिलने गया। उससे बात करनी चाहिए, पर मार्टिन ने उसे देखा तक नहीं। यहाँ जब सभी नोआ के पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब नोआ बार बार ये महसूस कर रहा है कि कोई तो है जो उसे फॉलो कर रहा है। थोड़ी सी आहट भी उसे परेशान कर जाती है। जाते वक्त मार्टिन कार लाया। हेलेन उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि कम से कम एक बार तो अपने पिता से बात कर लो, पर मार्टिन कार से नहीं उतरा। नोआ के हाय का भी उसने जवाब नहीं दिया। जब ये सब घर में पहुंचे तब एक गेस्ट ने आकर नोआ पर अपना गुस्सा उतारा। उस बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम वही हो ना, नोआ सोल्वे? तुम जेल गए, ऐसा क्या किया था तुमने? तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता मरे हैं। इतने में नोआ की बहन आ गई। वो नोआ को यहाँ से अकेले में ले गई। नोआ का करियर अब ख़त्म होता सा दिख रहा है। एक जेल से रिहा हुए इंसान को नौकरी मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। बड़ी मुश्किल से उसे टीचर की नौकरी मिली है, वो भी टेम्परेरी। उसकी बहन नीना ने उसे एडवाइस किया, तुम अपनी दाढ़ी तो कटवा लो, एक अपराधी दिखते हो। अगर अच्छे दिखोगे तो शायद यूनिवर्सिटी तुम्हें आगे के लिए भी टीचर रख ले। मैं जानती हूँ कि तुम एक बुरे दौर से गुजरे हो, पर फिक्र न करो। ये सब आंधियाँ आती हैं, चली जाती हैं, और सब पहले के जैसा नॉर्मल हो जाता है। नोआ ने अपनी बहन से कहा, तुम कितनी अच्छी हो, मेरी सारी गलतियाँ माफ़ कर देती हो। उसकी बहन ने कहा, वो तो मैं हूँ। रात को जब नोआ सो रहा था तब उसे बहुत डरावने सपने आए। उसे जेल की इमेजेस दिख रही हैं, वो पल दिख रहे हैं जो उसने जेल में बिताए थे। आजकल वो एंटी डिप्रेशन पिल लेता है अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। सुबह उठकर उसने अपनी बहन की सलाह को मानते हुए अपनी दाढ़ी साफ कर दी, और अब वो पहले जैसा नोआ लगने लगा है। पर पहले जैसा बनने के लिए उसे बहुत कुछ ठीक करना है।
एक और शख्स उसका इस घर में इंतज़ार कर रहा है और वो है उसकी बहन नीना का पति जेपी। उसने नोआ से कहा, तुम्हारे पिता ने वसीयत में अपना घर तुम्हें दे दिया है। कितनी अजीब बात है। सब कुछ नीना ने किया, उनके डायपर बदले नीना ने, और जो कुछ भी उनके पास था सब तुम्हें मिल गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? नीना को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। उसने जेपी को संभालने की कोशिश की, पर जेपी ने गुस्से में गिलास तोड़ दिया और यहाँ से चला गया। बाद में नीना उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने लगी। इसके बाद वो अपने भाई को उस यूनिवर्सिटी में छोड़ने आई है। नोआ ने कहा, तुम वो घर ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने रहने का इंतज़ाम कर लूँगा, तुम दोनों उसे बेच लो। ये कहते हुए उसने चाबी नीना की तरफ बढ़ा दी। नीना ने कहा, मैं उसे नहीं बेच सकती। वो डैड ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, कम से कम उनकी अंतिम इच्छा की तो कदर करो। नोआ, तुम समझते क्यों नहीं? वो जाते वक्त तुम्हारे लिए ये सब छोड़ गए हैं ताकि तुमसे माफ़ी मांग सकें, उन सब लम्हों के लिए जिनमें उनकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची थी। नोआ ने कहा, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, कभी नहीं। ऐसा कहकर वो कार से उतरा और यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया। यूनिवर्सिटी के अंदर से भी उसने बाहर की तरफ एक शख्स को देखा। ये वही है जो उसका पीछा कर रहा है। अगले ही लम्हे में वो गायब हो गया। नोआ ने इस पर से ध्यान हटाकर अपनी क्लास पर ध्यान देना शुरू किया। वो यहाँ स्टूडेंट्स को राइटिंग कराना सिखाता है। इन स्टूडेंट्स में उनकी लेखनी की कला को विकसित करता है। ऑड्री के नोट्स उसे पसंद नहीं आए। उसने उसकी लिखाई को वाहियात बताया। ऑड्री को बेइज्जती महसूस हुई और वो रोते हुए क्लास से उठकर चली गई। बाकी स्टूडेंट्स ने नोआ से कहा, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? इस पर नोआ ने कहा, देखो बच्चों, अगर तुम्हें लेखक बनना है तो अपनी आलोचना भी सुनना पड़ेगा, उनसे कुछ सीखना ही पड़ेगा। राइटर कोई ऐसे नहीं बन जाता, अपने आप को अंदर से टटोलना पड़ता है। ये जानना पड़ता है कि आखिर मेरे अंदर है क्या और मैं क्या इस दुनिया को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। नोआ इस क्लास के ख़त्म होने पर अपने लिए घर ढूंढ रहा है। यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर सस्ते घर की इश्तेहार लगी है। दरअसल ये घर स्टूडेंट्स के लिए है, शायद शेयरिंग में भी हो, पर नोआ ये सब एक्सेप्ट करने को तैयार है। वो घर देखने भी पहुंचा इश्तेहार देखकर। जब उसे वहाँ कोई नहीं मिला तब उसने फ़ोन किया। थोड़ी देर के लिए वो यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में गया। यहाँ वो सो गया अपनी थकान मिटाने के लिए। सोते हुए उसे अपना पास दिखा जब वो जेल में था। हेलन उससे मिलने आई थी। उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम यहाँ हो। नोआ ने कहा, किसी को तो उन सब की जिम्मेदारी लेनी ही थी, अब मैंने ले ली है। तुम सुरक्षित हो, बच्चे सुरक्षित हैं, और मुझे क्या चाहिए? हेलन ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। मैं अपने पिता से बात करती हूँ, वो एक गवर्नर को जानते भी हैं। डैड ने उन्हें इलेक्शन में मदद भी की थी, वो तुम्हारी सज़ा बदलवा सकते हैं। नोआ ने कहा, ये ठीक नहीं है। मेरे पास यहाँ अपना सेल है, एक्सरसाइज करने को मिल जाता है। वैसे भी बाहर निकलकर मुझे क्या मिलेगा? सब कुछ बिखरा सा होगा। मैं यहीं ठीक हूँ। हेलन, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बहुत मजबूत हूँ। और वैसे भी मैंने जो तुम्हारे साथ किया था, अपने बच्चों के साथ किया था, उसके लिए ये सज़ा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे प्रायश्चित करने दो, और वो मुझे वैसे भी 3 साल और रखेंगे, फिर मैं बाहर आ जाऊँगा। हेलन ने पूछा, और मेरा क्या? मैं तब तक क्या करूँ? नोआ ने जवाब दिया, इंतज़ार। इतने में ही उसकी नींद खुल गई है। जब वो उठा तो देखा कि कोई प्रोफेसर लेक्चर दे रही है। उसने नोआ से उसका नाम जानना चाहा। उसे लगा कोई स्टूडेंट है। बाद में उस प्रोफेसर के साथ कॉफ़ी पर गया। यहाँ दोनों ने अपनी कॉलेज लाइफ को साझा किया। यहाँ भी नोआ ने उस शख्स को देखा। ये कौन है जो नोआ का पीछा कर रहा है? वो उसे क्या चाहता है? फिलहाल तो नोआ का निरीक्षण करने के लिए जेल से एक ऑफिसर आई है। ये ऑफिसर रिहा किए गए कैदियों से मिलती हैं, उनकी प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करती हैं और उस पर नोट्स बनाती हैं। उस ऑफिसर ने नोआ से उसकी ज़िंदगी में चल रही बातों को पूछा, उन पर नोट्स बनाए और फिर जाने को हुई। नोआ ने पूछा, जेल में कोई कैदियों का डेटाबेस एक्सेस तो नहीं कर लेता? ये पूछकर नोआ जानना चाहता है कि कहीं किसी ने उसकी डिटेल्स निकाल कर उसका पीछा करना तो शुरू नहीं कर दिया। उस निरीक्षक ने इससे साफ इनकार कर दिया। जब एक स्टोर में पहुंचा तब उसने यहाँ भी उस शख्स को देखा। इसके बाद जब वो जाने लगा तब नोआ ने उसका पीछा किया। दवाइयों की बोतलें गिर गईं। नोआ को इसका पेमेंट करना पड़ा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो बाहर निकला तब तक वो शख्स गायब हो चुका था। नोआ जानना चाहता है कि आखिर ये क्या राज है। फिलहाल तो प्रोफेसर ली के यहाँ पहुँचा है। यहाँ ऑड्री भी है। प्रोफेसर ली ऑड्री की सलाहकार हैं। यहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं। सभी औरत और मर्द के इस समाज में उनकी स्थिति के बारे में बातें कर रहे हैं। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। कोई तो ये कह रहा है कि औरतें
उन्हें मिली आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाती हैं, किसी के भी साथ रिश्ता बनाती हैं और किसी को भी बलात्कारी घोषित करवा देती हैं। ये ठीक नहीं है। जबकि ऑड्री को इस बात पर इत्तेफाक नहीं। ये सारे स्टूडेंट्स राइटर्स हैं। किसी बारे में लिखने से पहले ये इन मुद्दों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। इससे इन्हें काफ़ी मटेरियल मिल जाता है लिखने के लिए। नोआ अभी तक चुप था, पर ऑड्री ने नोआ की डिसेंट को पढ़ा है। उसने पूछा, तो प्रोफेसर नोआ, आपके औरतों के यौन उत्पीड़न के बारे में क्या ख्याल है? आपने एक चैप्टर में लिखा है कि किस तरह आपने अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती एक पेड़ के नीचे संभोग किया। क्या उस तरह का ज़बरदस्ती बलात्कार नहीं होता? ऑड्री नोआ को नीचा भी दिखाना चाहती है, अपना बदला भी लेना चाहती है क्लास में हुई अपनी बेइज्जती का। इसके साथ ही वो नोआ जैसे शख्स को जानना भी चाहती है कि आखिर जब उसने ऐसी बातें लिखी हैं अपनी किताब में तो वो खुद कैसा है। नोआ तो हिचकिचा रहा था, पर ऑड्री काफ़ी हावी थी। उसने कहा, हम जानना चाहते हैं कि आप अगर एक पति का यूं अपनी पत्नी के साथ एक पेड़ के नीचे इस तरह संभोग को जायज़ ठहराते हैं तो आप किस तरह की सोच रखते हैं? नोआ ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मुझे नहीं लगता कि वो बलात्कार था। ऑड्री ने कहा, अच्छा, तो फिर वो क्या था? इस पर नोआ का जवाब था, वो पति पत्नी थे और ये सब होता है, और पत्नी ने भी इसका आनंद उठाया था। मेरे हिसाब से संभोग चाहने और ना चाहने के बारे में है। ये शर्म और वासना के बीच की जंग है और यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। जो भी स्टूडेंट जो कि लड़की है वो नोआ से इत्तेफाक नहीं रखती। ऑड्री ने कहा, वैसे भी हम आपको सुन ही क्यों रहे हैं? आपने संभोग के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और किसी और के पास चले गए, तो भला आपकी लिखाई में भी ऐसी बातें ही दिखेंगी और ये सब दिखना लाजमी है। प्रोफेसर ली का कहना कुछ अलग है। वो नोआ का पक्ष लेते हुए बोली, मुझे लगता है कि इंसान सिर्फ संभोग करने के लिए अपनी बीवी बच्चों को दांव पर नहीं लगा देता। उनके बीच कुछ संभोग से बढ़कर रहा होगा। इसके साथ ही ये मीटिंग ख़त्म हो गई। जब ऑड्री अकेले में बैठी थी तब नोआ ने उससे कहा, ऑड्री, एक राइटर बनने के लिए आरामदायक स्थिति से हटकर अपने आप को ऐसी स्थिति से गुजारना पड़ता है जो आपको कुछ अलग लिखने पर मजबूर कर दे। ऑड्री ने कहा, प्रोफेसर, ये बात मेरे बारे में नहीं है। आप जो औरतों के बारे में सोचते हैं उसके बारे में। औरतें आपसे सुरक्षित महसूस नहीं करती, आपकी सोच की वजह से। थोड़ी देर में जब प्रोफेसर ली और नोआ एक ही कमरे में थे तब दोनों करीब आ गए थे, पर थोड़ी ही देर में जेल की कुछ इमेजेस नोआ के सामने तैरने लगी। वो परेशान होकर यहाँ से निकल आया। उसे याद आ रहा है कि जो शख्स अक्सर उसे दिखता है उसका पीछा करता हुआ, वो तो जेल में ही था। कुछ ही लम्हों में यहाँ से भी वो जाता हुआ दिखा। परेशान हताश नोआ को कहीं चैन नहीं है। इस समाज ने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। अक्सर लोग उसे एक क्रिमिनल या फिर अपनी पत्नी को छोड़ देने वाला कहते हैं। वो उदासी में एक बेंच पर बैठा। उसे एलिसन की बहुत याद आती है, पर एलिसन ने उससे वादा लिया है कि वो कभी भी उसे फ़ोन नहीं करेगा। फिर भी नोआ का दिल नहीं माना। उसने फ़ोन उसे कर ही दिया। नोआ ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया क्योंकि तुम्हारी और जोनी की आवाज़ सुनना चाहता था। इतने में फ़ोन कट गया। अब रात बहुत हो चुकी है। उसने एक कमरा ले लिया है। यहाँ वो अंधेरे में पहुँचा है। कॉमन किचन में बर्तन जो बिना धुले हुए हैं उसे धोने लगा। उसे किसी की आहट भी सुनाई दे रही है। वो इस समय ख्यालों में उलझा हुआ है। वो कहाँ जाए, क्या करे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके बच्चे उसे देखना तक नहीं चाहते। ऐसे में हेलन के पास जाना भी उसे ठीक नहीं लग रहा। इन सब ख्यालों में उलझा ही था कि पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पे चाकू घोंप दिया। उसके गर्दन से खून बह निकला। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने फ़ोन को छूना चाहा पर वो पहुंच नहीं पाया। अब ज़मीन पर तड़पता हुआ नोआ मरने को है। यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ वो शख्स है जिसने उसे चाकू मारा है। इसी नोट पर कहानी का हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि नोआ बचेगा या नहीं। अगले पार्ट की कहानी हम कल तक पब्लिश कर देंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।